हेलो व्यूअर्स, करंट अफेयर्स की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम और कुछ नए टॉपिक देखेंगे जो इस साल बहुत ज़्यादा मुद्दों में रहे। पहला टॉपिक है एसआईआर से जुड़े मुद्दे और दूसरा है राजनीतिक दलों की डीलिस्टिंग। एसआईआर का मुद्दा थोड़ा बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा और डिटेल से देखेंगे। अब बिहार में ये स्थिति गहन क्यों है? क्योंकि बिहार में प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हैं। अब वो वापस वोट करने वहाँ नहीं जा पाते, तो उनका वो एक बार पंजीकरण हो गया है, लिस्ट में नाम आ गया, अब वो वापस अपडेट नहीं हो पा रहा है, वो वापस जा नहीं पाते वोट करने वाले, और कुछ फर्जीवाड़े से नाम शामिल हो जाते हैं। तो बहुत सारी जटिल समस्या इसके लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया इस साल की गई थी। इससे पहले 2024 में की गई थी। अब इसमें एसआईआर में क्या किया जाता है कि जो फर्जी हैं उनको हटाना, जो जो वास्तव में है नहीं उनको नाम हटाना, और जो मृत है या जो जिनकी डेथ हो गई है उन वो नाम भी हटाना। अब बिहार चुनाव की बात करें तो ये लगभग 65% 2024 में वोटर टर्नआउट हुए। ये राष्ट्रीय औसत से कम है। मुख्य कारण प्रवासी श्रमिक मतदाताओं की बड़ी संख्या है। तो मतदाता के समय अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं होते। बिहार में प्रवासन की स्थिति क्या है कि बिहार के 50% से अधिक परिवार किसी न किसी रूप में प्रवासन से प्रभावित है। विशेष रूप से कामकाजी आयु के पुरुष। 2021 में बिहार का शहरीकरण दर 28.9% था। यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 10% कम। परिणाम निर्वाचन नामावली अद्यतन करना जटिल, अपडेटेड करना बहुत ज़्यादा जटिल है कि इतने बड़े लेवल पर प्रवास होता रहता है। प्रवासी मतदाताओं के सामने चुनौतियाँ हैं कि अंतर्राज्यीय प्रवासन है तो कोई ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर कोई समग्र कानून नहीं है। ऐसे पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए कि जो जितने प्रवासन प्रवासी मजदूर है वो कैसे क्या कर सकते हैं, उनके लिए चुनाव की विशेष सुविधा, वो आ नहीं जा। अब बड़े लेवल पर प्रवासी होते हैं तो ये दिक्कत भी इतनी होती है कि इतनी उनका परिवहन के जो समस्या है, इतनी ट्रेनों में भीड़ हो जाती है, बसों में भीड़ हो, तो ये समस्या तो होती है। तो इस मुद्दे को समझना चाहिए। मतदाता सूची का स्वरूप क्या है? मतदाता सूची का स्वरूप भी यही है कि अब आपको वोट देने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाना पड़ेगा, अपने राज्य में जाना पड़ेगा। तो इसको भी कुछ बदलना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। 85% प्रवासी मतदान दिवस पर कार्यस्थल से अवकाश नहीं ले पाते। अब वो बेचारे गरीब हैं, बहुत कम उनकी आजीविका मिलती है। अब वो वापस नहीं जा पाते। अब वो एक दिन के लिए तमिलनाडु से बिहार जाए, एक दिन के वोट के लिए, उतना उनका कितना महंगा पड़ता है। दस्तावेजों का अभाव है, दूरी व आजीविका सुरक्षा, नाम कटने जुड़ने में कठिनाई, तो बहुत सारी समस्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो ईवीएम है, ये आरवीएम है, रिमोट एरिया वोटिंग मशीन। इसमें ये पायलट परीक्षण किया गया था 2023 में कि भाई जो दूर से प्रवासी मजदूर है दूर से वोट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक कानूनी या राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई राजनीतिक दलों में। लाभ प्रवासियों तक मतदान सुविधा समस्या, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन आवश्यक है। इसको करने के लिए इसमें संशोधन करना पड़ेगा आरपीआई 1950 में। प्रवासी मतदाता कानूनी स्थिति, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 क्या कहता है कि धारा 19 वो कहती है कि मतदाता की आयु 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए मतदान करने के लिए, और उसके लिए सामान्य निवास आवश्यक है, केवल सामान्य निवास। धारा 20 कहती है कि अस्थायी अनुपस्थिति से निवास समाप्त नहीं होता। यानी जो प्रवासी मजदूर वहाँ दूसरी जगह वो काम करने चले गए हैं अस्थायी रूप से, तो उनके सामान्य निवास समाप्त नहीं होता, इसलिए वो वहाँ जाके वोटिंग कर सकते हैं। और धारा 60 कहती है विशेष वर्गों, सेना आदि के लिए वैकल्पिक मतदान की सुविधा है। अब विशेष गहन पुनरीक्षण, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस मतदाता सूची का वापस बहुत ऐसे गहन रूप से परीक्षण किया जाता है। उसके लिए कुछ दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो ईसीआई द्वारा 2024 4 में पहली बार किया गया था, और
अब 2025 में किया गया फर्जी डुप्लीकेट ना, इनका उद्देश्य है फर्जी जो डुप्लीकेट है उनके नाम हटाना और मृत मृत और स्थानांतरित मतदाताओं को हटाना। अब प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। इसके लिए एसआईआर से जुड़े विवाद है। 2023 का एसआईआर 31 दिन में पूरा हुआ था। 2025 का एसआईआर डिजिटल प्रक्रिया, इसमें 8 करोड़ मतदाता प्रभावित, 3 करोड़ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अब ये चिंता है गरीब, प्रवासी, अशिक्षित वर्ग के लिए। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये सब काम करवाता है इसको, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने व्यापक विशेषाधिकार दिए हैं। इनमें 2023 के नियम में इसको नाम जोड़ना, हटाना, संशोधन आदि से अधिकार दिए हैं। आधार ईआरओ का निर्णय और ये सब काम करवाता है बीएलओ अपनी रिपोर्ट देता है ईआरओ को। और समस्या है कि स्पष्ट अपील तंत्र का अभाव है कि अपील कर नहीं कर सकते कोई। और वैकल्पिक सत्यापन पद्धतियां, सभी मतदाताओं से नए दस्तावेज अनिवार्य करना व्यवहारिक भी नहीं है। ऐसा विकल्प क्या है कि इसका बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जाता है, स्थानीय स्तर पर पुष्टि, यही प्रक्रिया की जाती है बीएलओ द्वारा। या तो उसको बीएलओ द्वारा सत्यापन किया जाता है, फिर स्थानीय स्तर पर आसपास के लोगों से पुष्टि की जाती है। ईआरओ को स्थानीय विवेकाधिकार का प्रयोग है। हाल ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उन्होंने कहा है कि मतदान के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता, ये केवल जो फर्जी और मृत हो गए उनको हटा सकता है, लेकिन मतदान के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। ईसीआई नागरिकता निर्धारण, अब नागरिकता निर्धारण का काम ईसीआई का नहीं है ये कि भाई कौन नागरिक है नागरिक नहीं है, ये काम नहीं है उसका। धारा 21 आरपीए 1950 कहती है नाम हटाने से पहले उचित प्रक्रिया आवश्यक है, केवल दस्तावेज के आधार पर नाम हटाना असंवैधानिक है। दस्तावेज तो जो प्रवासी मजदूर गरीब वो संभाल के नहीं रख पाते, तो उनके आधार पर नाम नहीं हटाया जा सकता। अब ईसीआई का फॉर्म 6 ये भी इम्पोर्टेंट है, नया मतदाता पंजीकरण। अब नया मतदाता जो पंजीकरण करें उसके लिए आपको नागरिकता घोषणा आवश्यक है, और नागरिकता घोषणा के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं। लेकिन नाम हटाने के लिए अब ये नागरिकता तय करने का अधिकार ईसीआई के पास नहीं है। बिहार में इस बार ये किया गया कि मोबाइल ऐप है ना, उसका प्रयोग किया गया है मतदान के लिए, तो ये काम करने वाला देश का पहला राज्य बना है बिहार। ईवीएम के साथ वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाएं आदि इनके लिए शुरुआत की गई है। अब इसमें तकनीक कौन सी यूज की गई है? फेस रिकॉग्निशन, लाइव वेबकास्ट। उद्देश्य है मतदाता सुविधा को बढ़ाना। अगला टॉपिक है राजनीतिक दलों की डीलिस्टिंग। आरयूपीपी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी। ये क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी होती है वो एक बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है वो राजनीतिक दल बनने के लिए। अब रजिस्टर होने के बाद उनको जो अपनी प्रेजेंट के आधार पर कि उन्होंने कितने मतदान जो कैसा परफॉर्मेंस किया चुनाव में, उसके आधार पर उनको राष्ट्रीय दल और राज्य दल की मान्यता मिलती है। उनके हिसाब से उनके चुनाव दल, स्टार प्रचारक, ये सारे राष्ट्रीय और राज्य दल की मान्यता के आधार पर मिलते हैं। और जो उनको ये राष्ट्रीय और राजनीतिक दल, राज्य दल की मान्यता नहीं मिलती, वो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो वो रजिस्टर्ड तो होती है लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड। अब ईसीआई ने 345 आरयूपीपी को नोटिस दिया है। कानूनी आधार क्या है इसका कि अनुच्छेद 324 आरपीए 1950 की धारा 29 से कहती हैं कि आरयूपीपी की शर्तें हैं कुछ। 5 साल में कम से कम एक चुनाव लड़ना इनके लिए जरूरी है, और जो वार्षिक लेखा जोखा होता है, चंदा वगैरह मिलता है, उस 20,000 से अधिक की चंदा की रिपोर्ट ईसीआई के पास देना होता है। समस्या है कि 2024 में 75% आरयूपीपी ने चुनाव नहीं लड़ा। 75% नहीं, यानी 25% नहीं लड़ा। बहुत सारी पार्टियां जो फर्जी बन रखी होती है केवल अपने कर बचाने के लिए, तो उनको
डी रजिस्ट्रेशन करना होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा था कि ईसीआई को इसकी शक्ति सीमित मिली है। अब इसको वापस पुनः रिव्यू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा भी होता है। अब प्रीलिम्स के लिए आपको कीवर्ड्स और कुछ मुद्दों पर नज़र डालनी चाहिए, वापस उसका स्टैटिक ध्यान से पढ़ना चाहिए। SIR, RVM, ERO, BLO, RUPP, फॉर्म 6, आर्टिकल 324 और RPA 1950 एंड 51। RPA 1950 की धारा जो देखी थी 18 और 20, तो ये देखनी जरूरी।